है। सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, भारत के समस्त प्रतियोगी परीक्षा में संलग्न छात्रगण जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हेतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कहीं से भी कर रहे हों, भारत के महानगर से पटना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नासिक, हैदराबाद या फिर आप जिला से, पटना तो महानगर नहीं है लेकिन फिर भी ये बड़ा शहर है, अथवा आप किसी जिला से मुजफ्फरपुर, बांका, सीतामढ़ी, दरभंगा, जमुई, कटिहार, अररिया, शिवहर, अथवा आप समस्तीपुर जिला से अथवा गांव के किसी गरीब कस्बे से आप तैयारी कर रहे हो, इससे आपकी इस श्रृंखला की उपयोगिता कम नहीं होगी। आपके सेवा में मैं जीएस की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नावली श्रृंखला 7वीं श्रृंखला में आपके लिए उपयोगी जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन पुनः मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम ही है सुनील जी खाँटी बिहारी, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, मित्रों में बांट दे। इसके बारे में आप इसको ख्याति फैलाएं, साथ में बेल आइकन बटन को दबा लें। जब जब मैं आपको नया वीडियो अपलोड करूं, आपको जानकारी मिल जाए, सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए। ये YouTube चैनल बिल्कुल फ्री है, निशुल्क है। आप तमाम छात्रगण, भारत के, समस्त भारत के, बिहार के, इनके उपयोगिता के लिए ही ये लाया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। पहली प्रश्न समान अध्ययन की, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, अद्भुत प्रश्न। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। बृहद्रथ 185 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। बृहद्रथ की मृत्यु के पीछे एक छोटी सी, आप ध्यान रखिएगा, घटनाक्रम को याद रखिएगा। बृहद्रथ की हत्या उसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। परेड देखने वक्त बृहद्रथ को बुलाया गया था और उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। कारण क्या था कि जनता का वो भला करने में असक्षम था, विदेशी आक्रमणकारी से रक्षा न कर पा रहा था, जनता में अलोकप्रिय हो चुका था। इसी का फायदा पुष्यमित्र शुंग ने उठाया और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना भी किया। एक और भी ध्यान रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग पहला ब्राह्मण वंश था जो कि गद्दी पर बैठा। इसके पहले ब्राह्मण गद्दी पर नहीं बैठते थे, वो शासक नहीं बनते थे। अगला प्रश्न लल्लन टॉप प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, कई प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है, आगे भी आएगा, तय मानिए। शेरशाह की मृत्यु कब और किस अभियान में हुई थी? शेरशाह की मृत्यु 1545 में कालिंजर अभियान में हुई थी। याद रखिएगा, ईस्वी याद रखिएगा, 1545, और अभियान कालिंजर के किला को जीतने वक्त यह हुई थी। कालिंजर का तत्कालीन शासक उस समय कीरत सिंह था और उक्का नाम का हथियार चलाते वक्त विस्फोटक नजदीक में लौट करके, किला से टकरा करके विस्फोटक बम का गोला उसके नजदीक में ही फूट गया, और फूट गया जिसके कारण वो जल गया और जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन शेरशाह एक महान शासक था, इसने कई लोकप्रिय कार्य किए थे। ग्रैंड ट्रंक रोड बनाने का भी श्रेय इसको जाता है। हालांकि कुछ पुस्तक ने अशोक लिख दिया है, लेकिन ग्रैंड ट्रंक रोड उस समय सड़क ए आजम नाम से जानी जाती थी और शेरशाह ने ही उसको बनवाया था। शेरशाह ने ही डाक प्रथा का शुरुआत उसने ही किया था। अगला ध्यान रखिएगा, लेकिन डाक प्रथा में खास करके डाक टिकट लगाने की परंपरा जो है, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, ये डलहौजी के काल में आया था। इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, अद्भुत प्रश्न, ये जीएस का अमिताभ बच्चन यदि हम माने तो गलत ना होगा। पलाशी का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था और इसका परिणाम क्या हुआ था? पलाशी का युद्ध अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 को हुआ था। पुनः याद रखिएगा, अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, और 1757 ईस्वी याद रखिएगा, डेट वैसे नहीं पूछता है। और इसमें जीत अंग्रेज की हुई थी। बंगाल के नवाब हार गए थे और उनके हारने के भी पीछे एक कारण था कि उनका सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी किया था। वो अंग्रेज से पूर्व में ही
गुप्त संधि के तहत मिल गया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। यह निर्णायक युद्ध इसलिए कही जाती है कि बंगाल के युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज के अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया और वो समझ गए कि अब हमसे भारत में टकराने की हैसियत रखने वाले शायद ही कोई शासक होंगे या गिनती के शासक होंगे। हालांकि बाद में एक और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसके बारे में मैं किसी और प्रश्नावली श्रृंखला में आपको बतलाऊंगा। वो भी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। अगला प्रश्न, ये जीएस की आलिया भट्ट, इसको मान सकते हैं? जीएस की हम हेमा मालिनी मान सकते हैं। कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा, आगे भी पूछेगा, मैं गारंटी देता हूं। देशांतर रेखा क्या है? देशांतर रेखा, जैसे कि इसके शाब्दिक अर्थ से ही आपको विच्छेद हम करेंगे तो देश का अंतर। तो देश का अंतर, ध्यान रखिएगा कि देशांतर रेखा ये एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के मिलती है। ये समानांतर नहीं होती है, ठीक, समानांतर नहीं होती है। और ग्रीनविच के वेधशाला से जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर, ठीक। और 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में पृथ्वी को लगभग 4 मिनट लग जाता है। इसलिए जब हम 1 डिग्री पूर्वी देशांतर बढ़ेंगे तो 4 मिनट जोड़ते हैं, और 1 डिग्री पश्चिम देशांतर की ओर बढ़ते हैं तो 4 मिनट हम घटाते हैं। और 2 देशांतर के बीच की दूरी को भौगोलिक शब्दावली एक गोरे दी गई है, ठीक। मैं आपसे बीच में मैं एक चीज के लिए क्षमा चाहूंगा। मेरा एक कुत्ता है, वो बीच बीच में कभी कभी झांव झांव की आवाज लगाता है, वो लड़ाई करते रहता है, तो उसकी आवाज आपको आवेगी, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं है। कुत्ता भी मेरा बड़ा प्यारा है, उसको मैंने 3 दिन के ही उम्र से पाला है, वो लगभग अब साल भर का हो चुका है, ठीक। अगली आइए महत्वपूर्ण प्रश्नावली जो आपकी जानकारी दे रहा हूं, वो लाजवाब जानकारी है। यह भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति वाला प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या के कुल जनसंख्या के दृष्टि से तो वो मध्य प्रदेश है। लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा जनजाति वहां रहते हैं। और यदि प्रतिशत के दृष्टिकोण से पूछे कि किस राज्य में सबसे अधिक जनजाति का प्रतिशत है, तो उसका उत्तर होगा मिजोरम। मिजोरम ये आपको उत्तर पूर्व का राज्य है और सबसे अधिक प्रतिशत मिजोरम की ही है। अगला प्रश्न राजनीति विज्ञान से ले, भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची का विषय क्या है? इसमें कौन सा विषय उल्लेख किया गया है? यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जान लीजिए कि बिहार राज्य अथवा संघ राज्य के जितने भी राज्यसभा के लिए सीट आवंटित हैं, उनकी संख्या 4थी अनुसूची में दी गई है। 4थी अनुसूची, जैसा कि हम जानते हैं कि कुल मिलाकर के 12 अनुसूची हैं और उसमें वो विषय दिए गए हैं जिनका उल्लेख प्रायः अनुच्छेद में नहीं हो पाया है और महत्वपूर्ण विषय है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, किस मूल अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बतलाया है? किस मूल अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? बहुत बार यह भी पूछ चुका है। पहले पीसीएस में पूछा करता था, अब रेलवे, एसएससी, इन सब में भी पूछा करता है और तमाम तरह के प्रतियोगी परीक्षा में जहां भी आपको समान अध्ययन पूछे जाएंगे, इसके पूछने की संभावना है। इसका उत्तर होगा कि संवैधानिक उपचार संबंधी मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 है, इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बतलाया था। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार में क्या है कि यदि किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन चाहे कोई व्यक्ति या कोई संस्था करती है, तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय अथवा सीधे उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय में 226 के तहत। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 226, तो 226 की अभी हम लोग जिक्र नहीं करें, अनुच्छेद 32 के तहत हम रिट याचिका दायर कर सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, रिट किसको कहते हैं? रिट पर भी मैं आपको एक जानकारी अगली प्रश्नावली श्रृंखला में दूंगा। तत्काल में यह जान लें कि यदि मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो उसके लिए जो दायर याचिका करेंगे उसको हम लोग रिट याचिका के तहत दायर करते हैं। रिट याचिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय को 5 विशेष शक्ति दी गई है। उस शक्ति का मैं नाम बतला देता हूं, बाद के प्रश्नावली श्रृंखला में उसका जिक्र भी करूंगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश,
उत्प्रेषण तीसरा, चौथा प्रतिषेध, पांचवा अधिकार परीक्षा। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा प्रतिषेध और पांचवा अधिकार परीक्षा। ये 5 विशेष तरह के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को मिलते हैं। एक ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकार उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पहुंच सकता है, जैसी उसकी हैसियत होगी। लेकिन यदि आपका सामान्य अधिकार उल्लंघन किया जाता है, जैसे आपको टाइटल सूट दायर करना है या मान लीजिए आप कोई क्रिमिनल सूट दायर करना है, तो उसके लिए आप लोअर कोर्ट से फिर उससे ऊंचे कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जैसे कि आप अनुमंडल के कोर्ट में अपील कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट, वहां से यदि आप हार जाते हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। यदि वहां से भी आप हार जाते हैं, आपको अपील की जरूरत है, तो आप हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। हाई कोर्ट से भी यदि आपको संतोषजनक निर्णय नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वो उसकी एक क्राइटेरिया बनेगी, सुप्रीम कोर्ट में एडमिशेबल है तब, यदि उसकी सारी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तब। अन्यथा आपको ध्यान रखिएगा उसका एक चैनल बना होता है। लेकिन यदि आपको आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आपकी जैसी क्षमता है, आप उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सीधे पहुंच सकते हैं। अगला एक लाजवाब प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, जानकारी से लबरेज प्रश्न, कई प्रतियोगी परीक्षा में, छोटे छोटे प्रतियोगी परीक्षा में, सामान्य प्रतियोगी परीक्षा में पूछा है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंटेरी भी इसको लिखा जाता है। और प्रोक्सिमा सेंटेरी 4.22 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से दूर है। सूरज के बाद यही आपका पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा है। तारा का रंग और उसके पृष्ठ के ताप का क्या संबंध है, इस पर प्रश्न अब पूछने लगा है। तो ध्यान रखिएगा कि तारा का रंग लाख वर्ष 2 लाख वर्ष के बाद बदलते रहता है, वो उसके पृष्ठ के ताप पर निर्भर करता है। तारा का रंग यदि लाल है तो इसका माने उसके पृष्ठ का ताप निम्न है, और यदि सफेद हो रहा है, सफेद दिख रहा है तो पृष्ठ का ताप उच्च है, और यदि नीला रंग दिख रहा है तो पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च है। अब एक रसायन से लाजवाब प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न, जो कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा है, आगे भी पूछेगा, मैं गारंटी देता हूं, दावा देता हूं। अपस्फोटन कम करने के लिए किस रासायनिक यौगिक का इस्तेमाल करते हैं? अपस्फोटन कम करने के लिए किस रासायनिक यौगिक का इस्तेमाल करते हैं? उत्तर जान ले। सबसे पहले उत्तर जानने से पहले यह जानिए कि अपस्फोटन होता क्या है। कुछ ऐसे ईंधन होते हैं जो खास करके जलने से पहले ही ये हवा से मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें पटाक पटाक की आवाज आती है, फटाक फटाक की आवाज आती है। यही आवाज जिसके कारण उस खास करके ईंधन का ऊष्मीय मान कम हो जाता है, बहुत सारा ध्वनि और आवाज करने में खर्च हो जाता है। ये जिसकी अपस्फोटन ज्यादा होगी वो अच्छा ईंधन नहीं माना जाएगा। तो अपस्फोटन कम करने के लिए टेट्राइथाइलेट भी यदि है तो उसमें आप चिन्ह मारिएगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको कभी न कभी भेंट होगा, तय मानिए। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एलपीजी गैस में गंध पैदा करने के लिए क्या मिलाते हैं? एलपीजी गैस का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। जैसा कि हम जानते हैं घरेलू गैस के रूप में अभी इसका ही इस्तेमाल होता है, प्राय लोग करते हैं। एलपीजी गैस ये गंधहीन गैस है मूल रूप से, ध्यान रखिएगा, लेकिन अत्यंत ज्वलनशील है। तो दुर्घटना और एक्सीडेंट को बचाने के लिए उसमें गंध आवे, ताकि व्यक्ति को यदि लीक हो तो पता चल जाए, तो उसके लिए सल्फर का यौगिक मिथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं। मिथाइल मरकैप्टेन, कुछ पुस्तक में इथाइल मरकैप्टेन भी लिख दिया जाता है, लेकिन मिथाइल मरकैप्टेन ज्यादा मिलाते हैं, और इससे आपको तीव्र गंध पैदा होती है, और यदि लीक करेगा एलपीजी तो तुरंत पता चल जाएगा। इसके बाद दुर्घटना होती है तो व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार है। अगला एक और प्रश्न वनस्पति शास्त्र से लाजवाब प्रश्न है कि टमाटर, गाजर और चुकंदर, टमाटर, गाजर और चुकंदर में किस तरह के क्रोमोप्लास्ट लवक पाए जाते हैं? तो टमाटर, गाजर, चुकंदर, तो टमाटर में लाइकोपिन, गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में विटामिन। टमाटर में लाइकोपिन,
गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में विटामिन। याद रखिएगा, टमाटर वाला लाइकोपिन कई बार पूछ चुका है, गाजर वाला भी कैरोटीन कई बार पूछ चुका है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क के किस भाग में बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा, वाणी और चिंतन का केंद्र है? उत्तर याद रखिएगा, बेहतरीन प्रश्न यह भी है आपका। सेरेब्रम, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग यह है और इसमें ही बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा, वाणी, चिंतन का ये केंद्र होता है। आइए, ये प्रश्न पहले पूछा करता था, आमतौर पर ये रेलवे और आपको सामान्य स्तर के प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा करता था और आगे भी पूछा जाएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है जिसको कृत्रिम रूप से प्रक्षेपित किया गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। 1975 ईस्वी में, उस समय पूर्व सोवियत संघ का बैकानूर परीक्षण स्थल से इसको छोड़ा गया था और उस उपग्रह का नाम आर्यभट्ट। याद रखेंगे। सब भूगोल से एक लाजवाब प्रश्न के बारे में जाने कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह का नाम क्या है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो सबसे बड़ा बंदरगाह यदि पूछे तो ध्यान रखिएगा मुंबई। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, जानते हैं कि मुंबई स्वाभाविक है कि आर्थिक राजधानी है तो बड़ा बंदरगाह है, और मुंबई बंदरगाह इतना बड़ा है और वहां का लोड चूंकि बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इसको कम करने के लिए उसी से एक 125 किलोमीटर दूर, 128 किलोमीटर के लगभग दूर नहावा शेवा एक बंदरगाह, जो कि आधुनिकतम बंदरगाह बनाया गया है ताकि मुंबई पर लोड कम हो और मुंबई बंदरगाह पर लोड कम हो, इसके लिए नहावा शेवा, जो कि सबसे अत्याधुनिक भारत में अवस्थित बंदरगाह है। चलिए आइए छात्रगण, एक और जान ले हम प्रश्न, सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहां है? प्राय इसको जानते हैं। तो सार्क का मुख्यालय, ध्यान रखिएगा कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू है और सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। सार्क में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान सम्मिलित हैं। सार्क में भारत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ध्यान रखिएगा कि इसके केंद्र बिंदु में सच पूछिए तो भारत ही केंद्र बिंदु में होता है, लेकिन इसमें ये तमाम देश, पुनः याद रखिएगा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान शामिल है। 1985 में प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन ढाका में आयोजित किया गया था और वहीं पर स्थापित भी किया गया था। अब अगला प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न, पहला विश्व कप फुटबॉल किसने जीता था और वो कहां पर आयोजित की गई थी? पहला विश्व कप फुटबॉल उरुग्वे में आयोजित किया गया था और जीतने वाला देश भी उरुग्वे है और उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हरा करके जीता था और पहला विश्व कप फुटबॉल 1930 ईस्वी में आयोजित की गई थी। मैं सुनील जी इस अंक में आपसे यही विदा ले रहा हूं और पुनः मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम ही है सुनील जी खांटी बिहारी, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं वादा करता हूं कि आपके समक्ष एक से एक लाजवाब, रोचक और परीक्षोपयोगी जानकारी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित मैं प्रस्तुत करता रहूंगा और ये आपको गवर्नमेंट जॉब पहुंचाने में रामबाण का काम करेगा। 20,000, इसमें ध्यान रखिएगा कि 20 वर्ष, क्षमा चाहूंगा, 20 वर्ष के अपने प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी के अनुभव के दौरान, तैयारी करवाने के अनुभव के दौरान मैंने 70,000 घंटा वर्ग में खड़ा होकर के पढ़ाया है और लगभग 2,000 से एक मध्यम वर्गीय, गरीब वर्गीय और कुछ धनाढ्य छात्र को भी अपने तैयारी के में अपनी प्रेरणा और मार्गदर्शन से उनको पहुंचा चुका हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे ज्ञान का लाभ भारत के समस्त छात्र, बिहार के समस्त छात्र, चाहे कहीं से भी आते हों, किसी भी वर्ग के हों, धनाढ्य वर्ग के हों, मध्यम वर्ग के हों या गरीब वर्ग के हों, उसको उठावे। और इसी के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय बिहार, जय भारत। धन्यवाद।